जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी सीजीएल का यह प्रैक्टिस सेट नंबर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका यह तीसरा होगा और अभी हम करवा रहे हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और यह सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें टोटल 20 सेट है और आज हम लोग तीसरा सेट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहते हैं कि जो भी बीएसएससी सीजीएल का यानी कि बिहार एसएससी बिहार सचिवालय का अगर सीरियसली ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप लुसेंट को जरूर पढ़िए। और अगर आप पटना में हैं और वह सीरियस ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा बैच एक सचिवालय सहायक का परिश्रम बैच दिए हैं जो कि 11 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा और इसका टाइमिंग जो रहेगा शाम के 6 से 7 बजे। ठीक है, शाम के 6 से 7 बजे जिनको भी यह तैयारी करना हो आप जो है यह बैच में एडमिशन लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं और फी मात्र 499 रुपये में पूरा लुसेंट आपको लाइन बाय लाइन याद करवाया जाएगा। ठीक है, और यह विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और इसका एड्रेस जो होगा ज्ञानदीप लाल कोठी भिखना पहाड़ी। ठीक है, तो चलते हैं आपका आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। करे कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है यानी कि सही नहीं है। पहला है सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला संघीय क्षेत्रफल, ये संघीय प्रदेश जो है लक्षद्वीप है, सही आंसर है। और सर्वाधिक साक्षरता दर जो राज्य है वह केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। ठीक है, सर्वाधिक यानी कि कुल क्षेत्रफल वाला राज्य जो है यानी कि आपका यह कौन सा है, राजस्थान। अगर अभी पूछे कि यह सबसे अधिक, ठीक है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल है तो वह लद्दाख का है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लद्दाख हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, यह सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका 2 नंबर। करें निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो यह भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह इंडो आर्यन भाषा समुदाय। ठीक है, यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में 4 भाषा प्रमुख बोलने वाली जो है सामान्यतः पाया जाता है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा जो है आर्य भाषा समूह है। कौन सा है, आर्य भाषा। दक्षिण की भाषा को द्रविड़ भाषा समूह कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और भाषा का उल्लेख जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा कथक। ठीक है, कथक नृत्य जो है यह दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, यह उत्तर भारतीय संस्कृति से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं भारतनाट्यम का, यह आपका तमिलनाडु का है। और मोहिनीअट्टम जो है यह आपका आंध्र प्रदेश का आता है। और कुचिपुड़ी आता है आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का। और आपका एक कथक कली आता है जो केरल का पड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि संघाई सहयोग संगठन की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया। तो संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है यह किस शहर को घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वाराणसी को किया। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है करे कि चीनी, ठीक है, करे कि चीनी विद्वान वेन्सांग देश में यह बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, कहाँ पर किया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा चीनी विद्वान ने यह बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था विजयवाड़ा में। कहाँ पे किया था, विजयवाड़ा में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। और यह जो था चीनी यात्री वेन्सांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेन्सांग यह 643 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा आयोजित यह कन्नौज महासभा की अध्यक्षता भी किया था। किसने, वेन्सांग। और वेन्सांग यात्रियों का राजकुमार कहलाता है, कौन, वेन्सांग। याद रखिएगा ये सब चीज। ठीक है, वेन्सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। अगला है
क्वेश्चन नंबर आपका 6, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो 1930 में जो हुआ था यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजाति ने भी यह सक्रिय रूप से भागीदारी लिया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं, यह 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, यह खिलाफत आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 17 अक्टूबर 1919 को समूचे यह भारत में जो है खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था यह 1920 से 22 तक यह चला था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, करें कि ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला देखेंगे 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 जूल होता है क्या? नहीं, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और वही आंसर। और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी, और 1000 कैलोरी बराबर होता है 1 किलो कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। ये सब आपका कथन क्या है, सही है, लेकिन पहला ही क्या है, गलत है, और यही आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का इकाई जूल होता है। ऊर्जा पूछेगा सदिश है कि अदिश, इसका राइट आंसर होगा अदिश होगा। ठीक है, ऊर्जा क्या है, अदिश होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का कि एक अर्ग, ठीक है, एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल होता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह की उपाधि धारण किया था? तो फरीद खान ने यह 1539 में, कब, 1539 में शेरशाह की उपाधि धारण किया था। और शेरशाह ने 1539 में यह चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि धारण किया था। और फरीद जो है शेरशाह का जो था वह बचपन का नाम क्या था, फरीद नाम था, इसको ध्यान में रखिएगा। और शेरशाह 1540 में यह बिलग्रामी का युद्ध में जो है, यह बिलग्रामी का युद्ध पर जो है क्या होता है, यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन करें कि द्रविड़ मंदिरों की आकृति के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान जो है गलत है? तो ये देखिए, आयताकार साला और दीर्घवृत्ताकार गज पृष्ठ, ये भी सही है। वर्गाकार कूटा, ठीक है, ये आपका क्या है, सही है। और जबकि जो है वृत्ताकार या अशत्र, ये आपका क्या है, गलत आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका गलत आंसर, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला है करें कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान जो रहा वह रहा 66वां। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने यह किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम में यह 49 किलोग्राम में जो है यह मीराबाई चानू ने क्या किया, स्वर्ण पदक हासिल किया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दांडी यात्रा यह कितने अनुयायी के साथ शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा यह कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था? अब बात करते हैं तो यह 78 अनुयायियों के साथ शुरू हुआ था। बात करते हैं दांडी यात्रा प्रसिद्ध यह कब शुरू हुआ था? यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और 5 अप्रैल को यह क्या हुआ था, दांडी पहुंच गया था, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, और यह यात्रा कितने दिनों का रहा, 24 दिनों का रहा था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 6 अप्रैल को यह नमक कानून तोड़ा था, और उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश हुआ था। नेक्स्ट है जिला दंडाधिकारी। ठीक है, जिला दंडाधिकारी द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने आबादी पर एक पंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा 500। ठीक है,
500 आबादी पर एक पंच निर्वाचित करने का जो है प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्राम कचहरी एक निर्वाचित ग्राम कचहरी का जो है एक क्या होता है, निर्वाचित सरपंच भी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 14 करें कि डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता। तो डेविस कप 2021 का फाइनल मैच जीता है यह रूस ने, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो बिक्री कर जो है वह क्या है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जिन करों को वास्तविक बोझ या उपभोक्ता वर्ग को उठाना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर जो है वह कौन कौन सा है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और एक सेवा कर। यह केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो बिक्री कर या व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजी शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन पर कर और विज्ञापन पर कर, ये सब जो होता है वह क्या होता है, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं आपका अगला पॉइंट, देखते हैं कहाँ पे है आपका। चलिए इसके बाद 20 नंबर देखिएगा, जीके जीएस का प्रश्न है। कह निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन के बाद दो कार्यवाही, कथन एक, कथन 2 और 3 है। ठीक है, 2 1 और 2 है। तो कह रहा है कि भारत में जलवायु प्रदूषण खतरे के स्तर तक पहुंच रहा है। यह कथन है कि भारत में जलवायु खतरे के स्तर तक पहुंच रहा है। तो पहला कथन है कि कीटनाशक का प्रतिबंध इस कारण से, और तीसरा है करे कि भारत को प्रदूषित करने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, कोई भी निष्कर्ष नहीं करता है। ठीक है, कोई भी अनुकरण नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो स्थित है यह असम में स्थित है। भारत में पहले तेल कुओं की खुदाई जो हुआ था यह 1867 में असम के माकुम में हुआ था। और एशिया का प्रथम तेल कारखाना जो हुआ था यह 1901 में यह डिगबोई में स्थापित किया गया था, इसको जो कि असम में पड़ता है। 1901 में तेल शोधक कारखाना पहली बार लगाया गया था, कहाँ पर, असम में लगाया गया था। अंकलेश्वर, ये गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में 1960 में खोदे गए पहले कुआं का नाम था क्या, यह वसुधारा नाम रखा था। और दुनिया का यह सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई जो हुआ था यह 1859 में हुआ था। यह अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब एक बात करते हैं, मुंबई हाई की खोज कब हुआ था, यह 1973 में मुंबई हाई की खोज हुआ। और यहाँ से तेल जो उत्पादन प्रारंभ हुआ यह 1976 में, और किसके द्वारा, यह ओएनजीसी के द्वारा शुरू हुआ था। ये सारे पॉइंट दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं आपका। अब देखिए फिर कहाँ से क्वेश्चन है मैथ का। देखिए 28 नंबर प्रश्न आपका जीके जीएस का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग के नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, यानी कि चुनाव आयोग की गठन की बात कर रहा है, तो यह आपका अनुच्छेद 324 में है, इसको ध्यान में रखिएगा। निर्वाचन आयोग जो है 324 से 329 तक के प्रावधान जो है यह निर्वाचन से संबंधित होता है। और भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और पहले यह एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन इसको 1993 में क्या कर दिया, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है, तो कौन सा जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में रहती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह नाइसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि यह अनुसूचित जनजाति जो है यह नाइसी, यह कहाँ पे रहता है, अरुणाचल प्रदेश में। और कुछ प्रमुख जनजाति है, इसको ध्यान में रखिएगा कि यह तमिलनाडु में 2 जनजाति पाया जाता है, एक है टोडा और एक है बड़गा। ठीक है, यह कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु में। ठीक है, और चेचू, खड़िया, भूइया और जुआंग ये सब उड़ीसा में। लक्षद्वीप की बात करते हैं, यह कोया, कौन सा, कोया
और मेलाचेरी, ये सब आपका जो जनजाति पड़ता है यह लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार में औंजे, कौन सा औंजे, जारबा, सोमपेन, निकोबारी, ये सब पड़ता है अंडमान निकोबार में, सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? यह खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, कहां पर? यह जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं कंबाला उत्सव का। तो कंबाला उत्सव कर्नाटक में, कंबाला उत्सव कहां पर? कर्नाटक में। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल। हर्बल महोत्सव जम्मू कश्मीर। काला घोड़ा महोत्सव यह आपका महाराष्ट्र में। माघ बिहू महोत्सव यह असम में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 31 पे। करें कि इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर के किस देश ने उपहार में दिया था? तो इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को यह दिया था किसने? यह दिया था जापान ने उपहार में दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 32। करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है, यह कथन सही है। पंचेत बांध का निर्माण ब्यास नदी पर नहीं किया गया है, यह कथन आपका क्या है? गलत है। पंचेत बांध यह दामोदर नदी पर बनाया गया है, यानी कि केवल एक ही सही है और यही आपका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर पूछे कि टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर, दुलहस्ती चिनाब नदी, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। करें किस वर्ष यह गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था? तो देखिए दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो था यह अल्बुकर्क, ठीक है। और अल्बुकर्क को ही यह पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और यह यूसुफ आदिल शाह से, जो बीजापुर के शासक थे, यूसुफ आदिल शाह से 1510 में, ठीक है, 1510 में गोवा को छीना था। कब? ये 1510 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक दो पॉइंट और याद रखिएगा कि सबसे पहले, ठीक है, यह पुर्तगाली ही था जो भारत में आगमन हुआ था, जो कब? 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आया था। और बंगाल की खाड़ी को यह डकैती यानी लूटपाट का जो अड्डा बनाया था, वह भी किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1510, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33 के बाद आपका देखते हैं 34 नंबर क्या है। देखिए 34 नंबर प्रश्न आपका रीजनिंग का है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 35 देखते हैं। कह रहा है कि टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो महिला एथलीट ऑफ द ईयर यह चुना गया है किसको? इसका राइट आंसर होगा सिमोन बाइल्स को चुना गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए ऐसे नियम बनाए गए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी में प्रवाहित जल का कितना % यह उपयोग करेगा। यह समझौता जो हुआ था सिंधु जल संधि, यह हुआ था 1960 में। और 80% जो है सिंधु नदी का जल जो है यह पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% भारत करेगा। यह 1960 और 20% आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 37 नंबर। 37 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। करें कि पंचायती राज से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, यह कथन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है पंचायती व्यवस्था ग्रामीण शक्ति विकेंद्रीकरण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह कथन भी सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह 15 अगस्त 1993 को लागू किया गया था, नहीं, यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। यहाँ पर यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। यह त्रिस्तरीय जैविक यह रूप से जुड़ी संरचना है, यह कथन भी क्या है? सही है। इन्हें 1, 2 और 4 सही है, 3 नंबर गलत है। कह रहा कौन सा सही नहीं है? इन्हें गलत कथन को चुनना है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संविधान सभा की समिति और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है?
तो इसका राइट आंसर जो होगा ये देखिए नियमावली समिति के जो अध्यक्ष थे, नियमावली समिति के जो अध्यक्ष थे यह जीबी मावलंकर नहीं थे। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। नियमावली ये समिति के अध्यक्ष जो है यह जीबी मावलंकर नहीं थे, यह कथन गलत है। जबकि प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल था और यह राज्य समिति का जवाहरलाल नेहरू, मसौदा समिति का बी आर अम्बेडकर था। बी आर अम्बेडकर, ये सब कथन क्या है, सही है। संचालन समिति का भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर समिति के अध्यक्ष है यह एस वर्दा, ठीक है, वर्दाचारी। और प्रेस दीर्घा समिति का अध्यक्ष है उषा नाथ, याद रखिएगा। प्रेस दीर्घा समिति का अध्यक्ष कौन, यह उषा नाथ थी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों पर एक घटक नहीं माना जाता है। क्रेडिट की शर्तों पर एक घटक किसको नहीं माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा यह ऋण की राशि को नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं, क्रेडिट कार्ड को। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि राज्यसभा में सदस्य के रूप में यह चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है यह कितनी वर्ष का होता है। तो न्यूनतम आयु जो होता है वह कितने वर्ष का होता है, यह 30 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसका सदस्य का जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्षों का। अगर पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा जो है यह अस्थायी सदन है, इसको कभी भी गठित नहीं किया जा सकता है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है इसका पदेन सभापति होता है। तो अभी वर्तमान में यह राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, आप कमेंट में करके बताएंगे। नया उपराष्ट्रपति जो बना होगा वही होगा। आप कमेंट करके 40 का आंसर बताएंगे कि कौन सा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 41, कह कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची यह दल बदल से संबंधित है। तो बात करते हैं दल बदल, तो 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, दल बदल यह 10वीं अनुसूची में है, सही आंसर है। और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा यह संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन करता है। और तीसरा अनुसूची की बात करते हैं, यह भारत संघ के कुछ पदाधिकारी के शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है, यह तीसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है आपका 42, कह कि भारतीय संविधान के शासन संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भाग 9 पंचायत को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया नहीं, यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यही कथन गलत है और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और दूसरा देखिएगा, प्रत्येक स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 महिला के लिए क्या होता है, आरक्षित रहता है, यह कथन बिल्कुल सही है। राज्य चुनाव आयोग यह पंचायत चुनाव का आयोजन करता है। तो राज्य का जो चुनाव आयोग होगा वह पंचायत के चुनाव का आयोजन करता है। और भारत के गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये भी कथन क्या है, सही है। चलते हैं आपका 43 नंबर प्रश्न पर। 43 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विद्युत यह उत्पन्न करती है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है क्या। तो इसका राइट आंसर होगा यह रासायनिक प्रभाव भी, उष्मीय प्रभाव भी और चुंबकीय प्रभाव भी, यानी कि ये सारा आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि वायु कोश फेफड़े के भीतर सूक्ष्मतम नलिका के रूप में संपन्न होते हैं, तो वह कहलाते हैं क्या। यह वायु कुपिकाएं कहलाती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि वायु कोश के फेफड़ा के भीतर सूक्ष्मतम नलिका के रूप में यह संपन्न होते हैं, यह कहलाते हैं क्या, वायु कुपिकाएं कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं क्या। इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विभिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होती है तो क्या होती है। तो जब विभिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से संचरित होती है तो क्या होता है, यह समान वेग से संचरित होती है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि वह एक माध्यम में गुजरता, एक माध्यम से नहीं गुजरता है। ठीक है, और देखिए बात करते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने से यह वेग में वृद्धि होगा या तो कमी होगा, याद रखिएगा प्रकाश का वेग में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 47 है, कह रहा है कि सीवर पाइप बने होते हैं किसका। तो सीवर पाइप जो बने होते हैं वह बना होता है कास्ट आयरन का। ठीक है, कास्ट आयरन का बना होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंट जो होता है यह 1.5 से 2.5% कार्बन होता है। और आयरन की परमाणु संख्या जो होती है वह 26 और इसको 8वें वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। अब देखिए पिटमा लोहा की बात करते हैं तो सबसे शुद्ध लोहा जो होता है वह पिटमा लोहा ही होता है, जिसमें कार्बन का परसेंट कितना 0.25 से लेकर के 0.5% तक होता है। और इस्पात की बात करते हैं तो यह इस्पात, इसमें जो है कार्बन की मात्रा 0.5 से 1.5 तक रहता है। और यह अशुद्ध लोहा किसको कहते हैं, यह कास्ट आयरन को कहते हैं अशुद्ध लोहा, याद रखिएगा। अब आयरन के प्रमुख अयस्क है जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये सब किसका आयरन का प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वह क्या होता है, तो उसी को कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, जैसे कि आप अगर चलते भी हैं तो वहां भी क्या है, फोर्स लगाते हैं आप पीछे की तरफ। ठीक है, फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ और घर्षण का विरोध करती है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि उसी को कहते हैं, यानी कि आप जो चल भी पाते हैं वहां पे क्या हो रहा है, घर्षण बल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर का 49 होगा ना, 49। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद 49 के बाद 50 पे देखते हैं। कह रहा कि कंपनशील वस्तु उसकी जो है मध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आयाम, यानी कि माध्य स्थिति, माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी। यानी देखिए जैसे कंपन करेगा तो यह क्या होगा, ऊपर नीचे, तो यहाँ से माध्य स्थिति से जो उच्चतम बिंदु होता है इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं, याद रखिएगा। और आयाम कण के कंपन पथ की कुल लंबाई का क्या होता है, यह आधा होता है। और आयाम का ऐसा मात्रक क्या, ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो आयाम का ऐसा मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज, याद रखिएगा। कि तारत्व की बात करते हैं तो संगीत स्वर का अभिलक्षण है जो कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितना अधिक होगा उसका तारत्व उतना ही अधिक होगा। और ध्वनि का तारत्व के यह पतले होने या मोटे होने को क्या करता है, सूचित करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं गुणता का, तो संगीत स्वर का वह अभिलक्षण जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तारत्व का भी ध्वनि रहेगा, तो उसका पहचान कर लिया जाता है कि किस चीज का वह ध्वनि है, उसको कहते हैं गुणता। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके यह देता है क्या, यह अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है, तो इसका राइट आंसर होगा लवण एवं जल देता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कि कैप्साइसोनाइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह मिर्च है। ऑप्शन डी। ताजमहल के प्रदूषण से जो है खतरा उत्पन्न हो रहा है, कौन सा प्रदूषण से, यह ताजमहल को जो है यह प्रदूषण से खतरा हो रहा है, यह कौन सा से, यह इसका राइट आंसर होगा SO2 से। ठीक है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, यह गैस के कारण जो है ताजमहल को खतरा की संभावना बताया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, परमाणु, करें कि परमाणु के किस समूह की त्रिज्या यह समान है, तो परमाणुओं के किस समूह की परमाणु की त्रिज्या जो है
वह समान है। तो इसका FeCO और ये निकेल यानी कि फेरस, कोबाल्ट और निकेल का परमाणु त्रिज्या क्या होती है, यह समान होती है। और परमाणु त्रिज्या को ये किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रम जो होता है वह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को यह फर्मी में मापा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, फर्मी में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका 54 के बाद 55। 55 नंबर को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या है। करा कि दो विभिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं क्या, तो यह क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सहजीवी संबंध कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लाइकेन यानी कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को ही क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होगा वह कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 7 होता है, याद रखिएगा। और यह वर्ग 15 का तत्व है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और नाइट्रोजन का जो उपयोग करते हैं यह प्रोटीन के निर्माण में, क्रायोजेनिक्स में, ऑक्सीजन को तनु करने में, खाद्य पदार्थों के पैकेट करने में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तो इसको कहते हैं, अब निर्मित दर्पण जो होगा वह कौन सा होगा, यह अवतल होगा। अंदर की ओर क्या है, वक्रित है, इसका मतलब वह कौन सा होगा, यह अवतल होगा। जैसे अंदर की ओर वक्रित है, इसका मतलब बाहर जो है क्या है, क्ले किया हुआ है, और अंदर क्या है, रिफ्लेक्ट, यानी इसको कहते हैं यह कनकेव मिरर। और जैसे कि अंदर की ओर, बाहर की ओर, जैसे कि अंदर की ओर ही क्ले कर देंगे और बाहर की तरफ उभरा हो उसको कहेंगे उत्तल, जिसको कहते हैं कन्वेक्स। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में, और आंख कान नाक के जो डॉक्टर होगा यह अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। ठीक है, सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग करता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में यह काला कीट रोग जो उत्पन्न होता है वह किसके द्वारा होता है। तो गेहूं में काला कीट यह रोग होता है यह कवक के द्वारा, और वह कौन सा कवक है, यह पक्सिनिया कवक के द्वारा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला प्रश्न है एस्कर्बिक अम्ल कहलाता है, तो एस्कर्बिक अम्ल किसको कहते हैं, तो विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का है टेकोफेरॉल, और विटामिन के का है फिलोक्विनॉन, विटामिन B1 का थायमिन, B2 का है राइबोफ्लोविन, ठीक है, B2 का राइबोफ्लोविन, और B6 का है पायरिडॉक्सिन, और B7 का होता है बायोटीन। ये सारा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 60। कह कि स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इससे एक पार्सिलियन कप में जो है पीना अधिक यह आसान होता है, क्यों, क्योंकि जो है पार्सिलिन जो है एक उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, इसीलिए से यह जो है आसान होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा जीके का है। यहाँ पर देखिए अब रीजनिंग का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जीके का प्रश्न। तो चलते हैं 74 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जो है किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बड़ी आंत्र अवशोषित करती है, तो बड़ी आंत्र अवशोषित करती है यह जल को। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है कि यह अपच भोजन को जो है शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है, कौन, बड़ी आंत्र। ठीक है, और बड़ी आंत्र जो है यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है, और बड़ी आंत्र की लंबाई यह 1.5 मीटर से लेकर के यह 4.1.5 मीटर होता है, कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। और चौड़ा जो होता है इसका यह 4.7 सेंटीमीटर क्या होता है, यह चौड़ी यह होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गुरुत्व के कारण यह चंद्रमा की सतह पर त्वरण जो है वह गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर जो त्वरण है वह कितना है, तो याद रखिएगा कि यह गुरुत्व की सतह पर चंद्रमा की यह त्वरण है पृथ्वी की सतह का निकट का 1/6 गुना है। ठीक है, तो 1/6 गुना कित कौन सा है, यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना जो है चंद्रमा की सतह का त्वरण है। और यह
स्मॉल जी बराबर जो होता है यह Gm/r² होता है, ठीक है। और पृथ्वी पर जो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर पर जाते हैं तब दाब किस प्रकार से परिवर्तित होता है। जब हम समुद्र तल से या पर्वत के शिखर पर जाते हैं यह तब जो है यह दाब किस तरह से परिवर्तित होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तल के निकट वायु दाब का मान अधिक होगा। जैसे जैसे इसके ऊपर चढ़ते जाएंगे यह वायु दाब क्या होता है घटते जाएगा, और क्या होगा यह पर्वत शिखर पर इसका दाब बहुत कम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर आपका 77 के बाद 70, उसके बाद चलते हैं 78 नंबर। कह रहा है कि पुनरुत्पादन, ठीक है, पुनरुत्पन्न मिलता है कहाँ पे, ठीक है, यह पुनरुत्पन्न यह कहाँ मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह होगा प्लेनेरिया में, ठीक है। प्लेनेरिया आपका राइट आंसर होगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्लेनेरिया यह चपटा कृमि की एक श्रेणी होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि स्तनों में यह मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण यह कौन सा हार्मोन द्वारा विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा, ठीक है। करेक्ट कि स्त्रियों में, ठीक है, स्तनियों में जो है मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है यह कौन सा हार्मोन विकसित करता है, तो यह होता है कौन सा एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यह दो समूह है, यह अंडाशय द्वारा भी क्या होता है निर्मित होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह गर्भाशय का समर्थन करता है। रिलैक्सिन हार्मोन एक हार्मोन है जो कि मुख्य रूप से यह कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, द्वारा क्या होती है स्रावित होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 80। करे कि एक दूरी जो होती है वह क्या होती है। दूरी तो सदैव क्या होती है धनात्मक होती है, याद रखिएगा। और दूरी का SI मात्रक जो होता है वह होता है मीटर, क्या होता है मीटर। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 86 नंबर प्रश्न को देखिए। करें कि नीलगिरी तहर क्या है। नीलगिरी तहर जो है एक प्रकार का बकरी है, ठीक है। नीलगिरी तहर को नीलगिरी आई बेबस ये सिर्फ ये जो सिर्फ जो है आई बेक्स के नाम से जाना जाता है, और इसको कहते हैं क्या एक प्रकार का यह क्या है यह बकरी है, और यह तमिलनाडु राज्य का यह पशु भी माना जाता है इसको, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका फिर 87 नंबर। चलिए इसके बाद चलते हैं आपका करें कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए भारत के राज्य का राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु जो है यह 35 वर्ष ही होनी चाहिए, और अनुच्छेद 154 में यह राज्य के कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगा, इसका प्रावधान किया गया। और राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 भाग को क्या करता है यह नामित करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह नेक्स्ट चलते हैं आपका कि राज्य विधानमंडल का जब सत्र राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है यह अनुच्छेद 213 के तहत। जब जो है राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चलता है तो राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 213, इसको ध्यान में रखिएगा। और पूछे कि अगर भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, यह सरोजनी नायडू, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, चलिए उसके बाद चलते हैं आपका 124। करा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग यह कौन सा सभ्यता था, यह आपका शहरी सभ्यता था, क्योंकि इसमें नगर नियोजन का यह क्या था सुव्यवस्थित रूप से दर्शाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो यह 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी। हड़प्पा यह पाकिस्तान के प्रांत में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, यह हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता यह हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता के एक ग्रामीण सभ्यता है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, यह जैन का जो पहले तीर्थकर थे वह कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थकर जो है वह महावीर स्वामी हुए, जिसको कहते हैं 24वें तीर्थकर कौन हुए, महावीर स्वामी, इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 126। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? यह निहारिका, निहारिका जो है यह सौरमंडल का भाग नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु ग्रह, ये सब क्या होता है? सौरमंडल का जो है यह पार्ट है, जबकि निहारिका यह सौरमंडल का भाग नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 127। उत्तर, ठीक है, उत्तर रामचरित्रम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यह उत्तर रामचरित्रम यह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा भवभूति का, ठीक है, भवभूति आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यह ए, ठीक है, भवभूति का। और विशाख दत्त का एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। और मृक्ष कटिकम का कौन है? यह शूद्रक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मृक्ष कटिकम का कौन है? शूद्रम। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान यह किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान जो है यह किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह भारतीय संविधान जो है नम्य और अनम्य यह दोनों है, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 129। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है वह कौन सा? यह मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी जो है अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, कौन सा देश है और मुद्रा है, ठीक है, इसको मिलान करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अब देखिए देश और मुद्रा है और कौन सा कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। देखिए इजराइल, ठीक है, इजराइल का डॉलर नहीं होता है, याद रखिएगा, इजराइल का डॉलर नहीं है, इजराइल का जो है ये न्यू शेकल है, याद रखिएगा। जबकि जापान का येन, ब्राजील का रियाल, चीन का युआन, ठीक है, सही है, यानी बाकी सब सही है, लेकिन इजराइल का डॉलर नहीं होता है, यह इसका क्या होता है? न्यू शेकल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो आगे प्रश्न जो है आपका रीजनिंग का है, ठीक है, रीजनिंग का है। उसके बाद जो है आपका चलते हैं 132 के बाद 133 पे देखते हैं क्या। 133 भी आपका रीजनिंग का है। 134 कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है किससे? हाइड्रोपोनिक्स ये किससे संबंधित है? तो यह मिट्टी के बिना जो पौधे में वृद्धि होती है उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो थे वह नारायण पंडित थे, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के कौन थे? पाणिनि। महाभाष्य का पतंजलि, निरुक्तक का यास्क, वर्तिक का था यह कात्यायन, पृथ्वीराज रासो का था चंद्रवरदायी, कामसूत्र का वात्यायन था। ये सारा ध्यान में रखिएगा। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिकृत प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यह प्रथम भारतीय था, वह कौन था? यह आदर्शिर कर्स, ठीक है, कर्सटी जी थे, ठीक है, करसट जी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभिनेता नेता जो है कौन थे? अंटार्कटिका में यह पहले भारतीय अभिनेता कौन थे? यह अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभिनेता जो थे एस जे कासिम थे। कौन थे? एस जे या कासिम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138 करा कि भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो सबसे अधिक कोयला भंडार जो है यह झारखंड के झरिया में स्थित है। भंडार की बात करते हैं, जब तक कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान अभी किसका आ गया? यह छत्तीसगढ़ का याद आ गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय समुद्री यह दिवस भारत में हर साल कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह भारत में कब मनाते हैं? तो यह 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं। बात करते हैं 7 अप्रैल को, तो यह विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कब? 7 अप्रैल को। और वीरता शौर्य दिवस मनाते हैं 9 अप्रैल को। बात करते हैं 18 अप्रैल का, तो 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। और विश्व युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। ओजोन परत संरक्षण की बात करते हैं तो यह 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। अगला है भारतीय संविधान का भाग, यह
4 का 1 यह किससे संबंधित है? तो यह 4 का क जो है यह मूल कर्तव्य से संबंधित है और मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह के समिति यानी संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जो है यह शामिल किया गया था। और किस अनुच्छेद में? यह 51 के क में जो है इसको शामिल किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं कि भाग 2, ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है आपका? यह भाग 3 में आपका है ये भाग 2 में क्या आपका? नागरिकता, ठीक है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व और भाग जो है 8 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र और भाग 9 में सहकारी समिति है। 9 के ख में ये सब आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 140 कह रहा है कि भारतीय संविधान का यह भाग 4 का ये तो हो गया ना, यह मूल कर्तव्य है। आपका राइट आंसर होगा ए। 141 कह रहा है किस राज्य के संसदीय प्रदेश की आधिकारिक भाषा में एक फ्रेंच भी है? एक फ्रेंच जो है किसका है? यह पुदुचेरी का एक भाषा जो है वह फ्रेंच भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 142 कह रहा है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया, तो वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो है यह जन गण मन भी जो है यह किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भारत का राष्ट्रगान इसको कब स्वीकार किया गया था? यह 24 जनवरी 1950 को जो है यह इसको राष्ट्रीय गान के रूप में, और इसका जो अमार सोनार बंगला था वह बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत जो है राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह पश्चिम बंगाल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में प्रथम स्थान है पंजाब का चावल में भी और गेहूं में भी प्रति हेक्टेयर में पंजाब का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 144 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार विजेता बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है यह शहनाई वादक थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, शहनाई वादक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 145 जम्मू एवं कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? जम्मू एवं कश्मीर की पहला महिला मुख्यमंत्री जो है महबूबा मुफ्ती। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका रीजनिंग का सारा प्रश्न है, यहाँ पर आपका सेट 3 तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे। तब तक आप पर चैनल पर बने रहें और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स पर मिल जाएगा, वहाँ पर सारे सेट का पीडीएफ और आंसर भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।